प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। कल पिछले खंड में हमने बात किया था बीए पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम के अनुवाद पर, सिलेबस का अनुवाद। कुछ विद्यार्थियों ने हमें अलग से मैसेज किया था कि सर, जैसे आपने पेपर फर्स्ट का ट्रांसलेशन और विश्लेषण किया है, उसका अनुवाद और विश्लेषण किया है, ठीक उसी प्रकार से आप पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का भी कर देंगे तो हमें समझने में असुविधा नहीं होगी। आप सबकी जो परेशानियां हैं, जो उनको समझते हुए हमने पेपर सेकंड का भी ट्रांसलेशन, अनुवाद और विश्लेषण दोनों आपके लिए इस खंड में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पेपर बीए प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास विषय और प्रश्नपत्र संख्या द्वितीय, चूंकि आपको बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में दो पेपर हैं प्राचीन इतिहास में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी और आज हम पेपर सेकंड के सिलेबस और उसके विश्लेषण पर बातचीत कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया है, अगर आप ऊपर देखें तो सबसे ऊपर लिखा है सिलेबस मॉडिफाइड ओनली फॉर कोविड-19 पीरियड ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। इसका आशय यह है कि यह जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, पूर्ववर्ती जो पाठ्यक्रम था उसकी अपेक्षा में यह परिवर्धित पाठ्यक्रम है। 30% पूर्व के पाठ्यक्रम से वह जो वर्तमान में पाठ्यक्रम है यह कम किया गया है, क्योंकि कोविड-19 जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैश्विक महामारी के कारण आपका पठन पाठन प्रभावित हुआ है। उसके कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 30% जो है आपका पाठ्यक्रम कम किया गया। यही बात ऊपर वाले शीर्षक में लिखी गई है। अब देखिए कि पेपर सेकंड का जो मुख्य शीर्षक है इस प्रश्न पत्र का, वह है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू द कुषाणास, अर्थात भारत का इतिहास कब से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर कुषाण काल तक आपको भारत का इतिहास पढ़ना है। यह इसका आपका मुख्य शीर्षक कहता है। इसके साथ ही साथ एक बातचीत आप देख रहे हैं कि कालखंड बीसी और एडी यूज किया गया है। आप ये जान लीजिए कि वर्तमान जो नए शोध हुए हैं, नई कालानुक्रम देने की जो शैली आई है, उसके तहत अब बीसी की जगह पर, बिफोर क्राइस्ट की जगह पर बिफोर कॉमन एरा, ये शब्दावली, ये कालानुक्रम शैली यूज की जाने लगी है, प्रयोग में आने लगी है। और दूसरी जहां एडी, जिसका फुल फॉर्म था एनो डोमिनी, उसकी जगह पर अब कॉमन एरा, यह शब्दावली कालानुक्रम शैली में दी जाने लगी है। इस पूरे प्रश्न पत्र को 5 इकाइयों में, यूनिट का अर्थ है इकाई, तो 5 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है आपके अध्ययन के लिए। और प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न आपके लिए परीक्षा में आएंगे, मतलब कि 5 खंड से 5 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न के साथ एक अथवा का प्रश्न आएगा। अर्थात अगर हम बात करें तो पूरे पेपर से आपके लिए परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट जो फर्स्ट है, इकाई प्रथम, इसके अंतर्गत आपको जो कालखंड दिया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर कुषाण काल तक के इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन से स्रोत का योगदान है, क्योंकि ये बिना स्रोत के आप प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे कालखंड को पढ़ने से पूर्व आपको इस कालखंड के पुनर्निर्माण में जो आवश्यक स्रोत सामग्री है उसका अध्ययन आपको करना होगा। स्रोत के ही अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है इसको, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी अर्थात साहित्यिक, इंडियन एंड फॉरेन, भारतीय या देशी, एंड फॉरेन या विदेशी। भारतीय के अंतर्गत भी आपको 2 वर्ग मिल जाएंगे, एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मेतर साहित्य। दूसरा फॉरेन का तात्पर्य यहां इसलिए है कि जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं जो भारत में आए या जो भारत में नहीं भी आए लेकिन भारत के विषय में अन्य लोगों से सुना अपने देश में और उन्होंने अपना वर्णन भारत के संदर्भ में दिया, और विशेषकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कुषाण काल तक। यहां मैं यह मुख्य रूप से आपके ध्यान में इस बात को ले आ रहा हूं
कि आप बिल्कुल स्रोत के अध्ययन के समय यह बिल्कुल बात स्पष्ट रखें कि आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से कुषाण काल तक के जो इतिहास के पुनर्निर्माण में स्रोत हैं वही आपको पढ़ना है। दूसरा, स्रोत के ही अंतर्गत देखेंगे तो एक और टॉपिक दिया है आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक। तो आपको इसी कालखंड में, जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, इसी कालखंड के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनका योगदान है, चाहे वो उत्खनन हो, चाहे वो सिक्के हो, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे वो मूर्तियां हो, जो भी पुरावस्तुएं प्रयुक्त होंगी इस कालखंड के पुनर्निर्माण में, वह आपको अध्ययन करना है इकाई प्रथम के अंतर्गत, यूनिट सेकंड, जिसको हम हिंदी में इकाई द्वितीय कह सकते हैं। अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, प्रारंभिक राज्य गठन, प्रारंभिक राज्यों का गठन कैसे हो रहा है उसको आपको यहां अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आप में दिया हुआ है कि द महाजनपदास, जो कि 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद का एक सामान्य अध्ययन आपको करना है कि किस तरह से महाजनपदों का गठन हुआ और महाजनपद से कैसे एक विशाल राज्यतंत्र और गणतंत्रों का विकास हुआ। आपको इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करना है। 16 महाजनपद कौन से थे? काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, सूरसेन, अस्मक, इन 16 महाजनपदों का अध्ययन करते हुए एक सामान्य अध्ययन आपको 16 महाजनपदों का करना है। लेकिन मुख्य रूप से आपको इसमें द राइज ऑफ मगध फ्रॉम बिंबिसार टू महापद्मनंद, आपको 16 महाजनपदों का एक सामान्य अध्ययन करते हुए आपको सीधे मगध, जो एक महाजनपद था, मगध पर विशेष फोकस करना है। इस इकाई के अंतर्गत राइज ऑफ मगध, मगध का उदय, मगध एक महाजनपद ही था, लेकिन किस तरह से इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और आर्थिक समृद्धि और संपन्नता ने इसको एक महाजनपद से किस तरह से उत्तर भारत में, तत्कालीन उत्तर भारत में कैसे एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में, एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर दिया, यह आपका अध्ययन का विषय है। इसके अंतर्गत आपको बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंशी शासक हैं, बिंबिसार से लेकर महापद्मनंद जो नंद वंशी शासक हैं, अर्थात हर्यक वंश से लेकर बीच में शिशुनाग आएंगे, शिशुनाग वंश आएगा और आपको नंद वंश तक मगध साम्राज्य का उदय कैसे हो रहा है, यह आपको अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। इसी इकाई द्वितीय के ही अंतर्गत जो आपका अगला विषय दिया है अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और आपको सिकंदर का भारत पर आक्रमण, मैं इस विषय को यहां पर और विश्लेषित कर देना चाहता हूं कि जब आप पढ़ें तो यह स्पष्ट जानते रहिए कि किसी भी इतिहास के पुनर्निर्माण में स्रोतों का, खासकर प्रामाणिक स्रोतों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जब हम सिकंदर का भारत पर आक्रमण पढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो जो तत्कालीन समसामयिक यूनानी स्रोत है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और उसने भारत के मुख्य भूमि पर पहुंचने से पहले उत्तर पश्चिमी प्रांतों को विजित किया और झेलम से सिकंदर लौटा, अर्थात झेलम से लौटा कि झेलम क्रॉस करके उसने पोरस को पराजित किया। ये कई ऐसे विषय हैं कि बिना स्रोतों के तहत साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसको एक दृष्टिकोण के तहत, इतिहास के एक विशेष दृष्टिकोण को दृष्टि में रखते हुए सिकंदर पर भारत के आक्रमण को और भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव को जिस तरह से महिमा मंडित करने का प्रयास किया। क्योंकि अगर हम देखें कोई भी स्रोत स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखता कि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया, अर्थात वह जब झेलम से लौटा तो वह क्यों लौटा, उसका कारण क्या था और झेलम के तट पर किसकी पराजय हुई, सिकंदर की पराजय हुई कि पोरस की पराजय हुई। अगर हम देखेंगे जो इनके सामयिक स्रोत हैं, चाहे वो स्ट्रेबो हो, ये जो भी स्रोत हैं, इन स्रोतों में ही स्पष्ट रूप से कहीं वर्णित नहीं है कि सिकंदर की इतनी बड़ी विजय सिकंदर को प्राप्त हुई। अगर प्राप्त हुई तो सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ा, यह मुख्य विषय है गवेषणा का। तो चूंकि आप बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, लेकिन जब इसको पढ़ते समय आप स्रोतों पर विशेष ध्यान रखें कि कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसमें स्पष्ट सिकंदर ने तो भारत पर आक्रमण किया है, यह निश्चित रूप से
यह एक तथ्य है और सही तथ्य है, लेकिन जो आगे महिमा मंडित करने का प्रयास किया गया वह कितना तथ्यपरक है, कितना उचित है स्रोतों के आलोक में, यह आपके अध्ययन का विषय है। इसलिए आपको जब यह अध्ययन करेंगे तो दो मत इसमें मिलेंगे। कुछ लोग यह कहेंगे कि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया और उसके बाद पराजित होने के बाद सिकंदर वापस लौट गया, लेकिन जो नए शोध हुए हैं, नूतन शोध हुए हैं, नए तथ्य आए हैं, उनके आलोक में अब यह माना जाने लगा है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि झेलम के तट पर सिकंदर ने पोरस को नहीं पराजित किया बल्कि पोरस ने पराजित किया सिकंदर को। अब यह एक नूतन शोध के रूप में आने लगा है। इसलिए जब आप अध्ययन करें तो सिकंदर के आक्रमण के जो स्रोत हैं उनका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसी में अगला जो खंड है मोनेरिकल स्टेट्स, राजशाही राज्य, क्योंकि मैंने कहा था कि जब महाजनपदों के उदय से आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 16 महाजनपद से किस तरह से केवल कुछ राजतंत्र और गणतंत्र धीरे धीरे अपने आप को मुख्य भूमिका में ले आ पाए, बाकी ने बाकी महाजनपदों का राजनीतिक विस्तारवाद में उनका विलय कर लिया अपने साम्राज्य में, लेकिन कुछ राजशाही राज्य और कुछ गणराज्यों ने अपनी प्रतिष्ठा एकदम अक्षुण्ण रखी। तो इसलिए इनका अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। मोनेरिकल स्टेट्स में राजशाही राज्य कौन कौन से हैं यह अध्ययन करना है, और इसी खंड इकाई द्वितीय के ही अंतर्गत आपको नेचर ऑफ रिपब्लिक्स अर्थात गणतंत्र का स्वरूप क्या था। भारत में आज गणतंत्र नहीं हुआ, या भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ तब से भारत गणतंत्र नहीं हो गया। भारत में गणतंत्र का विकास और उदय और उसकी जो आरंभिक स्थिति है गणतंत्र की, बहुत प्राचीन काल से, वैदिक पीरियड से गणतंत्री संरचनाएं, गणतंत्र के उल्लेख उत्तर वैदिक काल से ही आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। तो भारत में गणतंत्रों का विकास और उसकी प्राचीनता नितांत रूप से इतनी उल्लेखनीय है कि भारत में गणतंत्र और राजतंत्र दोनों पैरेलल चलते रहे और दोनों में कभी क्लैश नहीं हुआ। दोनों अपने मूल स्वरूप को, अब दोनों अपनी अच्छाइयों को, दोनों अपने मूल्यों को लेकर एक समय तक काल विशेष के संदर्भ में चलते रहे। तो आपको यह अध्ययन करना है नेचर ऑफ रिपब्लिक अर्थात गणतंत्र के स्वरूप पर। अब आते हैं हम यूनिट तृतीय, इसको यूनिट थर्ड इंग्लिश में कहा गया है, हिंदी में इसको कहेंगे इकाई तृतीय। इसमें जो मुख्य शीर्षक है वह है मौर्यन इंपायर एंड इट्स डिक्लाइन। मौर्यन इंपायर, मौर्य साम्राज्य एंड इट्स डिक्लाइन, और उसका पतन। देखिए ये जो मौर्य साम्राज्य है ये भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य कहा जाता है, और इसके अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत आपको मगधन एक्सपेंशन इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मगध का जो विस्तार हो रहा है विशेष रूप से किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जब वह नंदों की सत्ता समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की नींव प्राचीन भारत में और पाटलिपुत्र में मगध में रखता है, तब वह उसके समय में मगध का जो विस्तार है वह आपके अध्ययन का यहां पर विषय है। इसके साथ ही साथ इस यूनिट में, इस इकाई में आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसका अध्ययन करना है। मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के अंतर्गत तो आपको केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन इत्यादि का एक क्रमवार अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर न्याय की क्या व्यवस्था है, न्यायिक प्रशासन क्या है, यह भी अध्ययन का विषय है इस खंड के अंतर्गत। इसी में आगे आप बढ़ेंगे, इसी यूनिट तृतीय में तो देखेंगे लिखा है अशोक एंड हिज धम्म। अशोक और धम्म, किसका? अशोक का धम्म, क्योंकि यह वही धम्म है। ये धम्म संस्कृत में जो धर्म शब्द है उसका यह प्राकृत रूपांतर है धम्म। तो अशोक अपने शिलालेखों में कहता है इससे पहले विजय घोष किए जाते थे, मैंने धम्म घोष किया। तो ये जो धम्म पर उसे बड़ा गर्व है, और जिन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को लेकर वह धम्म की स्थापना करता है, जब वह यह कहता है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। तो भारत में राजतंत्र का जो स्वरूप था वह राजतंत्र का स्वरूप भी लोक कल्याणकारी स्वरूप था, और
वह संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान मानता है। और अभिलेखों में स्पष्ट रूप से अशोक यह कहता है कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के प्रति चिंतित रहता हूं, उसी प्रकार से मैं प्रजा के लौकिक और पारलौकिक कल्याण के प्रति कटिबद्ध हूं और मैं उनकी भी दोनों लोक की चिंता करता हूं। इसलिए मैं यह धम्म का उपदेश कर रहा हूं कि वो अपने अंदर, लेकिन देखेंगे आप जब अशोक के धम्म का अध्ययन आप जब करेंगे कि ये धम्म क्या है, ये धम्म क्या वर्तमान धर्म से अलग था या क्या था, या इसका कोड ऑफ इथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो स्वयं चतुर्थ स्तंभ लेख में अशोक अपने ही चतुर्थ स्तंभ लेख में स्पष्ट रूप से कहेगा, मतलब स्वयं बताएगा कि कियंचु धम्मे, धम्म क्या है, फिर वह स्वयं ही परिभाषित भी करेगा ताकि आम सामान्य जन जब वह धम्म कहता है तो उसके आशय क्या है यह वह स्पष्ट रूप से जान जाएं। तो कहता है कियंचु धम्मे, फिर कहता है अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च, ये धम्म है क्या है, अल्पकल अपासिनवे अल्प पाप, मतलब आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं तो पाप आपसे हो तो हो ही जाता है, लेकिन प्रयास करिए कम से कम पाप करिए। अल्प अपासिन बहुकल्याणी, बहुत कल्याण करने का प्रयास रखिए। तो जो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं, यही नैतिक मूल्यों का आचार पुंज है, ये जो अशोक का धम्म है। तो आपको इस विषय इस खंड के अंतर्गत अशोक और उसके धम्म का अध्ययन करना है। यूनिट 3 में जो लास्ट पॉइंट है वह है डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अर्थात मौर्य साम्राज्य का पतन। अब देखिए जो पतन है यह इतने बड़े अखिल भारतीय साम्राज्य जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको आगे बढ़ाने में सम्राट अशोक की भूमिका रही, इतना बेहतरीन प्रशासन, इतना बेहतरीन समन्वय शासन और प्रशासन के मध्य और जनता प्रजा के मध्य, खासकर पूरी प्रजा का, पूरे प्रशासन का उद्देश्य यही है कि प्रजा का कल्याण, लोक कल्याण। इसीलिए आचार्य कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शोध सामग्री के रूप में प्राप्त होगा। तो आचार्य कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं कि जो प्रशासन है ये मौर्यकालीन प्रशासन, इसका उद्देश्य या आधार क्या है, जिस आधार पर यह स्थित है वह है प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानाम तु प्रियम हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, राजा का अपना कोई हित या प्रिय नहीं होना चाहिए। अर्थात उसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका मुख्य ध्येय है वह है लोक कल्याण, वेलफेयर स्टेट, और प्रजा के इंटरेस्ट में, प्रजा के हित में वह जो कुछ भी शासन निर्देश देगा वह प्रजा के हित में ध्यान रखते हुए। तो इस तरह के सार्वभौमिक आदर्श वाले मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, जब यह आप अध्ययन करेंगे तो कोई एक कारक इस पतन का के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अनेक कारकों ने, निर्बल अयोग्य उत्तराधिकारी, प्रशासनिक नीतियां, कुछ कारण, कुछ इतिहासकार यह भी बताएंगे कि अशोक की जो धम्म के कारण जो अहिंसावादी नीति को प्रसार मिला वह भी पतन का एक कारण। कई कारण हैं, इतने बड़े अखिल भारतीय साम्राज्य के पतन के कई कारक और कारण हैं, और उन कारणों का सम्मिलित संघात प्रतिफल है मौर्य साम्राज्य का पतन। तो जब आप यह पढ़ेंगे तो आप मौर्य साम्राज्य की पतन एक प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया किसी एक कारक या कारण पर निर्भर नहीं होती। प्रक्रिया को आरंभ करने का कोई एक कारण हो सकता है, लेकिन जब प्रक्रिया पूर्ण होगी तो उसमें अनेक कारकों का प्रतिफल वह हो जाती है। तो चूंकि पतन या उद्भव एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया में कई कारक जिम्मेदार हैं, इसलिए जब आप मौर्य साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे तो आपको इसके अंतर्गत कई कारकों का अध्ययन करना है, यह देखना है कि कौन सा प्रभावशाली कारक रहा और कौन सा गौण कारण रहा, यह आपको अध्ययन करना है। हम इकाई चतुर्थ के अंतर्गत आते हैं तो देखिए पॉलिटिकल, जो इसका मुख्य शीर्ष है इकाई चतुर्थ का यूनिट 4 का, वह है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, राजनीतिक विखंडन, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक।
मैंने आपसे कहा था कि आप बीसी के लिए नई शब्दावली प्रयुक्त हो रही है, बिफोर कॉमन एरा बीसीई, और एना डोमिनी जो एडी था पहले यूज होता था, अब उसके लिए कॉमन एरा शब्दावली कालानुक्रम में यूज हो रही है। तो आपको इस 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक इस कालखंड में जो राजनीतिक विखंडन हो रहा है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का पतन और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद खंडहरों पर छोटे छोटे राजवंशों का उदय, यह प्रकार की राजनीतिक विखंडन की स्थिति है उसका आपको अध्ययन करना है। और इसके अंतर्गत आपको अर्ली हिस्ट्री ऑफ सातवाहनास, सातवाहनों का आरंभिक इतिहास, अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। लेकिन देखिए, अब आप जब सातवाहनों का आरंभिक इतिहास पढ़ेंगे, किस तरह से सातवाहनों का उदय हो रहा है और किस तरह से प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ उत्तर भारत के राजनीतिक प्रभुत्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और इसी के बाद जो दूसरा टॉपिक है अचीवमेंट्स ऑफ पुष्यमित्र शुंग एंड गौतमी पुत्र सातकर्णी, अर्थात दो लोगों की उपलब्धियां आपको पढ़नी है। यह दो प्रश्न आपकी परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण हैं। आपसे ये पूछा जाएगा पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक हैं, और अयोध्या का धनदेव अभिलेख कहता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। द्विरश्वमेधयाजिनः सेनापतेः पुष्यमित्रस्य, शुंग नहीं आया है, तो वहां पर शुंग नहीं, केवल सेनापति पुष्यमित्र, अर्थात राजा होने के बावजूद भी सेनापति की उपाधि जिस तरह से उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गई कि राजा होने के बावजूद भी अश्वमेध यज्ञ करा भी दे रहे हैं, तब भी वही विरुद्ध प्रयुक्त हो रहा है उनके लिए, सेनापतेः पुष्यमित्रस्य। तो आप पुष्यमित्र की उपलब्धियां रही, केवल अश्वमेध यज्ञ ही नहीं बल्कि धार्मिक जो प्राचीन भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है वह है सहिष्णुता, वह है टॉलरेंस। क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति ने तमाम आक्रमण हुए हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति पर, चाहे वो हूणों का आक्रमण हो, शकों का हो, हिंद यवनों का आक्रमण हो, बहुत सारे आक्रमण हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति में, और उन आक्रमणों के बावजूद इस मूल्य को अक्षुण्ण बनाए रखना, सहिष्णुता के मूल्य को, क्योंकि तमाम विदेशी आक्रांता आए, सबको स्थान दिया, सबके धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्थान दिया, सबको अपने मूल्य में स्थान दिया और सबको अपने कलेवर के अंतर्गत समाहित भी किया। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है, और इसको आगे बढ़ाने में पुष्यमित्र शुंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में प्रस्तुत होते हैं अगर आप देखेंगे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। लेकिन वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक के साथ ही साथ वह बौद्ध, जैन और आजीवकों के प्रति भी जो उनका दृष्टिकोण है, और चाहे वो सांची स्तूप के, चाहे भरहुत स्तूप के पुनर्निर्माण में, तोरण के पुनर्निर्माण में, और बौद्ध और जैन स्थापत्य के पुनर्निर्माण में जो भूमिका पुष्यमित्र शुंग की है, वह निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का वह मूल्य, सहिष्णुता का वह मूल्य निरंतर प्रवाहित होता रहा कालक्रम में। तो आपको पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का, जब आप पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे तो पुष्यमित्र की विजय क्या है, विजयों का अध्ययन, राजनीतिक उनकी उपलब्धियां क्या है, सामाजिक उपलब्धियां क्या है, सामाजिक जीवन में क्या योगदान है, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, सांस्कृतिक के अंतर्गत धर्म में क्या योगदान है, कला में क्या योगदान है, साहित्य में क्या योगदान है, ये सारी चीजें आपको उपलब्धियों के अंतर्गत अध्ययन करना है। इसी तरह से गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रतिष्ठित सम्राट हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। अपने माता का विरुद्ध नाम इन्होंने, आगे सातवाहनों में यह परंपरा है कि अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे विरुद्ध के रूप प्रयुक्त किया जाता है। गौतमी इनकी माता का नाम है और सातकर्णी इनका नाम है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां क्या रहीं, उनका राजनीतिक योगदान क्या रहा, न केवल सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा में बल्कि उसके विकास में, और उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति में, और सांस्कृतिक और सामाजिक राजनीतिक मूल्यों के निर्माण में, उनके विकास में पुष्यमित्र शुंग और गौतमी पुत्र सातकर्णी का योगदान क्या रहा, यह सब इनकी उपलब्धियों के अंतर्गत ही आपको अध्ययन करना है। यूनिट 4 के ही अंतर्गत एक विषय दिया है, जो अंतिम विषय है वह है शक सातवाहन संघर्ष। अब शक सातवाहन संघर्ष ये
कई चरणों में हुआ, बहुत लंबा संघर्ष चला और कई चरणों में हुआ ये शक सातवाहन संघर्ष। इस संघर्ष ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति को किस तरह से एक नई दशा और दिशा प्रदान की, यह महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए इस संघर्ष को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है कि जब आप संघर्ष पढ़ें शक सातवाहनों का, तो केवल शक सातवाहनों के संघर्ष को पढ़ते समय शक सातवाहनों पर ही दृष्टि मत रखिए। आप ये देखिए कि संघर्ष के कारण और कौन सी राजनीतिक स्थितियों का जन्म हो रहा है जो आगे चलकर न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास की धारा को बदल देंगी, बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास की धारा को एक नई दिशा में तब्दील कर देंगी। तो यह विषय है कि जब आप शक सातवाहन संघर्ष को पढ़ें तो उसके साथ साथ देखें कि उस संघर्ष के कारण सामाजिक परिवर्तन कौन से हो रहे हैं, कौन से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, कौन से सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं। उन परिवर्तन और निरंतरता, चेंज, परिवर्तन क्या हो रहा है और क्या कंटिन्यूटी चल रही है उस संघर्ष के साथ, यह आपके अध्ययन का मुख्य विषय होना चाहिए। यूनिट 5 इकाई पंचम, जिसका मुख्य शीर्षक है फॉरेन इन्वेजन्स एंड डायनेस्टीज, विदेशी आक्रमण और राजवंश। आपको विदेशी आक्रमण, चूंकि शक और कुषाण दोनों विदेशी थे और दोनों ने भारत पर आक्रमण किए, तो इन दोनों आक्रमणों का योगदान क्या हुआ, इन दोनों आक्रमणों से प्रभाव क्या पड़ा प्राचीन भारतीय इतिहास के राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में। तो इसके अंतर्गत आपके लिए शक एंड कुषाण का अध्ययन करना है कि शकों की उत्पत्ति हुई, शकों की किस तरह से कितनी शाखाएं, 4 शाखाएं शकों की, और फिर कुषाणों ने कैसे अपने राजनीतिक प्रभुत्व में धीरे धीरे विस्तार किया, कुजुल कैटफिसेस, विम कैटफिसेस, और फिर जिस तरह से कनिष्क प्रथम और आगे भी जो कुषाण वंशी शासक धीरे धीरे राजनीतिक विस्तार करते करते ये गांधार से लेकर, पुष्कलावती से लेकर, पेशावर से लेकर इनकी जो पूर्वी सीमा है वो बनारस तक है, वाराणसी तक। तो ये किस तरह से धीरे धीरे इनके राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर में, उनकी उपलब्धि में, उनके प्रभुत्व में धीरे धीरे वृद्धि हो जाती है, उसका आपको अध्ययन शक और कुषाणों का इस खंड के अंतर्गत आपको करना है। इसी खंड में आपके लिए अगला जो टॉपिक है वह है कनिष्क फर्स्ट, कनिष्क प्रथम, डेट एंड अचीवमेंट्स। क्योंकि कनिष्क प्रथम की तिथि को लेकर बड़ा विवाद है इतिहासकारों के मध्य। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 78 ईस्वी है, कुछ बताएंगे 54, मतलब अलग अलग इसमें मतांतर आपको देखने को मिलेंगे कनिष्क प्रथम की तिथि को लेकर। अब ये जो शक संवत की तिथि है 78 ईस्वी है, इसके संदर्भ में और कनिष्क का शासन वर्ष क्या माना जाए, इसको लेकर विद्वानों के मध्य तमाम मतांतर आपको देखने को पड़ेंगे। इसलिए यह मुख्य विषय है कि कनिष्क की डेट कहां रखी जाए, किस कालखंड में, किस शासन वर्ष से माना जाए। तो आपको कनिष्क प्रथम की तिथि का अध्ययन करना है एंड अचीवमेंट्स, और उपलब्धियों का अध्ययन करना है। जैसे ही उपलब्धि शब्द जुड़ जाएगी किसी के सामने, अचीवमेंट्स क्या है, तो अचीवमेंट्स उनकी हर क्षेत्र में क्या है। जैसे कनिष्क प्रथम की उपलब्धि तो कुषाण साम्राज्य को विस्तारित करने में कनिष्क प्रथम की क्या उपलब्धि है, न केवल राजनीतिक विस्तारण। जब विस्तारित करने की मैं बात कर जब हो तो विस्तारित से आशय यह नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक विस्तार या साम्राज्यिक विस्तार। विस्तार का तात्पर्य धार्मिक विस्तार, विस्तार का तात्पर्य सांस्कृतिक मूल्यों के विस्तार, विस्तार का तात्पर्य आर्थिक समृद्धि और व्यापार वाणिज्य का विस्तार कहां तक हो रहा है। तो विस्तार हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, क्योंकि कनिष्क प्रथम की उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और हर क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां रही। विशेषकर कला के क्षेत्र में एक नूतन कला शैली का जन्म हुआ इसी कालखंड में, और उसका नाम है गांधार कला शैली। किस तरह से भारतीय, यूनानी और हेलेनिस्टिक आर्ट के संयुक्त जो है मिश्रण से एक नई कला शैली का विकास होगा, और गांधार कला शैली का। और इसी कालखंड में मथुरा कला शैली न केवल अपने सब विकसित अवस्था में पहुंच रही है धीरे धीरे, तो गांधार और मथुरा कला शैली को आगे बढ़ाने में, उसको विस्तारित करने में, और न केवल उसके मूल्यों में बल्कि उसके क्षेत्र विस्तारण में भी इस कालखंड में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेंगे, खासकर कनिष्क प्रथम के द्वारा मिलेंगे। देवकुल का निर्माण अगर आप देखेंगे, मथुरा इनकी द्वितीय राजधानी थी।
कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा है। तो मथुरा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, मथुरा में किस तरह से ये कुषाण विदेशी जरूर थे, लेकिन इन्होंने किस तरह से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का अवगाहन